हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस माइनस। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज। और ये सीरीज बहुत हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। अगर मैं बात करूं DSSS या फिर KVS या और भी अपकमिंग एग्जाम्स जो भी आने वाले हैं, सबके लिए बहुत हेल्पफुल सीरीज आपके लिए होने वाली है। हर एक सीरीज में हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने लिए हैं, और हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सोल्यूशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और यहाँ पे जो मैंने आज पेपर लिया है वो लिया है 1 अगस्त 2021 में जो एग्जाम आया था आपका सेकेंड शिफ्ट में 12:30 टू 2:30 की जो शिफ्ट में एग्जाम आया था, उसके टॉप 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। और आगे अपकमिंग सीरीज में हम इसी वाले पेपर के बाकी क्वेश्चंस को फर्दर डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट दी गई है और बोला गया है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। क्या दोनों ठीक है, या सिर्फ एक ठीक है, या फिर दोनों ठीक है, या फिर कोई भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट को पढ़ के आपको इन चारों ऑप्शंस में से एक आंसर टिक करना है। तो क्वेश्चन क्या है देखो। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क सपोर्ट बोथ डेटा एंड वॉइसेस ट्रांसमिशन। तो ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है नेटवर्किंग चैप्टर से। आपने पढ़ा होगा नेटवर्किंग चैप्टर में टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। तो हम बेसिकली 4 या 5 तरीके से नेटवर्क को डिवाइड करते हैं, जैसे कि लैन, मैन, वैन, पैन, कैन। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप हैं आपके नेटवर्क के। तो आपको पता है ये तो कि जो नेटवर्क के टाइप है वो ज्योग्राफिकल एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग हम डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर मैं बात करूं यहाँ पर लैन की, लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। ये सभी क्या है आपके नेटवर्क्स के टाइप है, लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद हम इसके अलावा पढ़ते हैं, इसको हम फर्स्ट कह देते हैं। सेकंड इज, इससे थोड़ा सा बड़ा जो होता है वो क्या होता है हमारा मैन, जिसकी इस क्वेश्चन में बात करी गई है। मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इसके नाम से ही क्लियर है कि एक मेट्रोपॉलिटन एरिया मतलब एक सिटी तक का एरिया ये कवर करने की कैपेसिटी रखता है। तो इसे बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो हमें बेसिकली याद क्या करना है, यहाँ पे आपको इन सभी नेटवर्क की रेंजेस का आइडिया होना चाहिए। अगर आपको इनकी रेंजेस का आइडिया है तो बड़े आराम से आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो। इसके अलावा जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं वैन। ठीक है, वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जो बेसिकली किसी कंट्री या फिर किसी कॉन्टिनेंट तक को कवर करने की कैपेसिटी रखता है। दिस इज वाइड एरिया नेटवर्क। और सबसे स्मॉलेस्ट नेटवर्क जो आप देखते हो, जैसे कि अगर आपने अपने मोबाइल फोन, अपने टैबलेट को कनेक्ट किया है थ्रू ब्लूटूथ, तो वो भी आपका एक नेटवर्क है। तो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट जो नेटवर्क हम देखते हैं दैट इज पैन। एंड पैन स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो हमें ये भी देखना है कि कौन कौन से चैप्टर से यहाँ पे क्वेश्चंस कवर करे गए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन हमने देखा वो हमारा नेटवर्किंग से है। तो नेटवर्किंग से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, और इस तरीके से कौन कौन से चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मैं ये भी डिस्कस करूंगी आपके साथ हर वीडियो के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी रेंज के बारे में। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सबसे पहले पैन के बारे में, तो पैन आपको पता है बहुत शॉर्ट रेंज में काम करता है, पर्सनल जोन में काम करता है। तो किसी पर्सन के पर्सनल जोन में ये काम कर सकता है। तो जो इसकी रेंज होती है ये अप टू कहाँ तक होती है, ये अप टू 10 मीटर्स तक होती है। ठीक है, 10 मीटर्स तक की रेंज ये कवर करता है। इसके बाद है लैन। जो लैन हमारा होता है इसकी जो रेंज होती है वो होती है 1 to 10 किलोमीटर्स। ठीक है, तो आप देख रहे हो किस तरीके से ज्योग्राफिकल एरिया यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें मैन की, तो मैन की जो रेंज होती है वो अप टू कहाँ तक होती है आपकी 100 किलोमीटर्स तक हो सकती है। और अगर लास्ट में हम बात करें वैन की, तो वैन आपका बियॉन्ड आप कह सकते हो 100 किलोमीटर्स होता है। और अलग अलग बुक में आपको डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस देखने को मिल सकती है, बट मैंने आपको एक स्टैंडर्ड आइडिया दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो मैन है, सेकंड नंबर का जो मैन है, ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लैन को कनेक्ट करके बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखो
जो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट थी, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क दैट इज मैन इज अ कलेक्शन ऑफ लैंड। तो बिल्कुल ठीक बात है, बहुत सारे लैंड को मिला के हम एक मैन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मैन की, तो आपने देखा होगा केबल टीवी नेटवर्क। आपके सिटी में जो भी केबल टीवी नेटवर्क है या फिर कोई भी वाईफाई की अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो एक सिटी को कवर करने की कैपेसिटी रखता है। तो वो एक एग्जाम्पल हो सकता है आपके मैन के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर लैन की एग्जाम्पल की बात करें, तो आपने देखा होगा कि कॉलेजेस में या स्कूल में जो लैन होती है आपके कंप्यूटर लैब के अंदर, वो मल्टीपल पीसीस को एक साथ कनेक्ट कर सकती है, एक नेटवर्क उनके बीच में बना सकती है। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ अ लैन। इसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है वो क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क सपोर्ट बोथ डेटा एंड वॉइस ट्रांसमिशन। तो बिल्कुल ठीक बात है, आप देखते भी हो कि केबल टीवी नेटवर्क से क्या होता है, आप वॉइस के साथ साथ जो डेटा वहां से ट्रांसमिट कर रहा है, जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, वो भी आपको दिख पा रहा है। इट मीन्स बोथ द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड हेंस द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड सेकेंड। एक चीज का और ध्यान देना है आपको कि क्वेश्चन में बोला क्या है। अगर यहाँ पे नॉट करेक्ट लिखा होता तो आपका आंसर सी ना होके डी होता। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि नॉट करेक्ट पूछा या फिर करेक्ट पूछा है, बिकॉज कई बार इस एक नॉट की वजह से आपका आंसर गलत हो सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमें मिला हुआ है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड रिटन इन सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है, इसे हम बोलते हैं स्निपेट। क्या बोलते हैं, स्निपेट कोड। मतलब आपके पूरे प्रोग्राम को ना देके वो एक छोटा सा कोड देते हैं और उस कोड का आउटपुट आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन इज वॉइड मेन प्रिंटफ ब्रैकेट में परसेंटेज डी और कॉमा लगा के 62 062 0x62। आपको बताना है कि परसेंटेज डी में इन तीनों वैल्यूज की क्या फाइनल आंसर आने वाला है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली आपके दो कंसेप्ट को जोड़ रहा है। तो सी प्रोग्रामिंग तो हम यहाँ पर देख ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ नंबर सिस्टम का कंसेप्ट भी यहाँ पर कंबाइन कर दिया गया है। कैसे किया है, देखो यहाँ पर आपको इस बात का आइडिया होना चाहिए कि जैसे ही यहाँ पर आपको दिख जाए जीरो, किसी भी नंबर के आगे अगर स्टार्टिंग में लगा हुआ है जीरो, इट मीन्स वो ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर किसी भी नंबर के आगे 0x लगा हुआ है, चाहे आपका ऐसे लगा हो छोटे वाला या फिर कैपिटल एक्स लगा हो, बोथ आर रिप्रेजेंटिंग कि जो नंबर है आपका ये कैसा है, हेक्साडेसिमल नंबर है। ठीक है। तो आपने नंबर सिस्टम में डेफिनेटली ये पढ़ा होगा कि क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम, जैसे कि ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम एंड वी हैव हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हम जानते हैं कि ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8 होता है, एंड हेक्साडेसिमल हैज अ बेस ऑफ 16। बेस बोलो या फिर रेडिक्स बोलो, एक ही बात होती है। ठीक है, आप बेस कहो या फिर रेडिक्स, एक ही बात होती है। और इसका मतलब क्या है कि कितने डिजिट्स उस वाले नंबर सिस्टम में अलाउड है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको बोला क्या है, सबसे पहले आपको परसेंटेज डी का मतलब पता होना चाहिए। तो परसेंटेज डी जब भी हम प्रिंटफ में लगाते हैं, प्रिंटफ क्या होता है, बेसिकली प्रिंटफ एक वो आपका फंक्शन है प्री डिफाइंड, जो किसी भी आपकी जो भी आपका वेरिएबल है उसकी वैल्यू या फिर किसी भी स्टेटमेंट को आपके आउटपुट स्क्रीन पे दिखा सकता है। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि हमारे पास जो 3 वैल्यू है, इन्हें परसेंटेज डी में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो परसेंटेज डी यहाँ पर हम यूज करते हैं इंटीजर के लिए, और ये बेसिकली है क्या, ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो इंटीजर को अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हो सी लैंग्वेज में, तो आपको परसेंटेज डी चाहिए बेसिकली। ठीक है, आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो इसमें बहुत सारे टाइप ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, फॉर एग्जांपल परसेंटेज एफ, परसेंटेज सी, परसेंटेज यू। तो एक बार इन्हें आप गो थ्रू कर लेना, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद करना क्या है आपको, आपको पता है कि परसेंटेज डी इंटीजर के लिए होता है, तो मतलब हमें ऑक्टल को भी कन्वर्ट करना है इंटीजर में एंड हेक्साडेसिमल वाले नंबर को भी कन्वर्ट करना है इंटीजर में। और पहला वाला तो आपको ऑलरेडी क्या है, इंटीजर है ही। ठीक है, तो कैसे करोगे, आपको पता है कि 62 तो ऑलरेडी इंटीजर है, इट मींस जो स्टार्टिंग वाला परसेंटेज डी है वो तो एज इट इज 62 को प्रिंट करवा सकता है। इट मींस जो आपका ये वाला ऑप्शन है, ये तो पहले ही गलत हो गया, बिकॉज 50 तो आएगा ही नहीं, फर्स्ट में आपका क्या आएगा, 62 ही आएगा। फिर आपका आंसर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा।
तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि कौन कौन से ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हो, सो दैट आपके आंसर आने के चांसेस बढ़ जाएं। ठीक है, इसके बाद बी और सी दो पार्ट बचते हैं। अब यहाँ पे देखो कि कौन सा ऑप्शन करना है, बिकॉज स्टार्टिंग में यहाँ पर भी हमारे पास क्या है 62 और यहाँ पर भी क्या है 62 है। तो कैसे करोगे, आपको यहाँ पे इस वाले ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट करना है इंटीजर में, मतलब डेसिमल में, और यहाँ पे इस हेक्साडेसिमल को भी कन्वर्ट करना है इंटीजर, मतलब डेसिमल बेस की बात कर रहा है। तो आपको आइडिया होना चाहिए किस तरीके से ऑक्टल नंबर सिस्टम से हम डेसिमल में आते हैं, डेसिमल बोलो या फिर यहाँ पर इंटीजर की बात करो, एक ही बात है ना। ऐसे यहाँ पर हेक्साडेसिमल जो है, हेक्साडेसिमल से आप कहाँ जाओगे, आप जाओगे डेसिमल में। तो आपको इसका कन्वर्जन याद होना चाहिए। तो नंबर सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इजी टॉपिक, तो डेफिनेटली इसे कवर करके जाना ही जाना है। ठीक है, अब देखो, अगर आपको बेस 8 से आना होता है बेस 10 में, या फिर आपको बेस 16 से आना होता है बेस 10 में, तो जब भी आपको अनदर बेस से डेसिमल में कन्वर्जन करना है, सो फॉर दैट हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर हमें 62 दिया हुआ है, अब ये जीरो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा था कि ये ऑक्टल है। जब कन्वर्ट करोगे तब आपको इस जीरो को नहीं लेना है। ठीक है, तो 62 एक ऑक्टल नंबर है, ये जीरो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लगाया गया था। अब इस 62 ऑक्टल नंबर को मुझे कन्वर्ट करना है किस में, ये बेस 8 में है, मुझे इसे बेस 10 में लेके जाना है। तो आप जानते हो कि अगर किसी भी बेस से आपको डेसिमल में आना है तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको जो आपका एलएसबी वाले बिट है मतलब 2, तो 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे इस बेस 8 में, इसकी पोजीशन क्या है, 0 है। अगर हम बात करें राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, तो यहाँ पे पोजीशन क्या है, 0 है, यहाँ पे पोजीशन क्या है, 1 है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये पोजीशन को सिग्निफाई कर रहा है। तो जब भी आपको किसी अनदर बेस से डेसिमल में आना है तो आपको बेस में उसकी पोजीशन को एज अ पावर लेना होता है और मल्टीप्लाई करना होता है उस डिजिट से। तो 2 इंटू 8 की पावर 0 प्लस, अब क्या है यहाँ पर 6 हमारा डिजिट है, इनटू में 8 इज द बेस एंड पोजीशन इज 1, तो 1 इसकी पावर में आ जाएगा। ऑन सॉल्विंग वी गेट व्हाट, 6 8 जगह होता है 48, और यहाँ पर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर क्या होता है, आपको पता है इसका आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 क्या होता है, 2 होता है। तो ऑन एडिंग वी विल गेट 50। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ऑक्टल से डेसिमल मतलब इंटीजर में कन्वर्जन करते ही आपको आंसर मिलता है 50। तो 62 के बाद आंसर क्या है, 50। फटाफट अब आप अपना आंसर टिक कर सकते हो 50। ठीक है, और लास्ट वाला अगर आप कैलकुलेट ना भी करो तब भी आपका आंसर तो आ ही गया, बिकॉज ऑप्शन नंबर सी में तो सेकंड पोजीशन पे 50 आंसर है ही नहीं। तो अगर आप चाहते हो निकालना तो मैं बता देती हूँ, लेकिन हमारा आंसर यहीं से कंफर्म हो चुका है। तो अगर आपको निकालना है कि कैसे हेक्साडेसिमल से, यहाँ पर 62 हमारा क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर है, 0 और जो x है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हेक्साडेसिमल है, लेकिन कन्वर्जन में आपको इसे नहीं लिखना। तो हेक्साडेसिमल से कैसे आते हैं डेसिमल बेस में, ये भी आप जानते हो, सेम फॉर्मेट है, बस यहाँ पे आपको बेस को चेंज कर देना है। तो वी विल राइट 2 इंटू 16, अगेन यहाँ पे पोजीशन 0 है, पोजीशन 1 है। 2 इंटू 16 की पावर 0 प्लस 6 इंटू 2 की पावर, सॉरी 16 की पावर कितनी हो गई आपकी, 1 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, दिस इज 2, बिकॉज किसी की पावर 0 कितनी होती है, 1 होती है, तो 2 हो गया यहाँ पे। 16 इंटू 6 दैट इज 96, ऑन एडिंग वी विल गेट 98। तो हेंस प्रूव्ड कि हमने कंफर्म भी कर लिया कि यहाँ पर 98 ही आएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको इस पूरे क्वेश्चन का डिटेल्ड आंसर मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है 1 पिको सेकेंड्स इज इक्वल टू डैश। तो ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है यूनिट्स ऑफ टाइम से, तो यहाँ पे हमें काफी सारे यूनिट ऑफ टाइम का आइडिया होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही हम इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कुछ लिस्ट डाउन करूँ तो देखो, आपको पता है कि जो सेकेंड होती है वो एक बेसिक यूनिट होती है हमारे टाइम को नापने की। तो इसके अलावा हम पढ़ते हैं मिली सेकेंड। तो मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड में अगर हम बात करें कितने सेकेंड होते हैं, तो आपको इस टेबल को ध्यान में रखना है, इसके साथ ही आप इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो 1 मिली सेकेंड इक्वल्स टू 10 की पावर में -3 सेकेंड्स। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसका जो सिंबल होता है वो होता है ms। नेक्स्ट इज 1 माइक्रो सेकेंड।
1 microsecond, and that is equal to 10 की पावर -6 seconds. And this is represented by mu s. Next is 1 nanosecond. 1 nanosecond में कितने सेकंड होते हैं? So this is equal to 10 की पावर -9 seconds. और सिंबल क्या होता है इसका? ns. स्मॉल n एंड स्मॉल s. नेक्स्ट इज 1 picosecond, जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है. दिस इज 1 picosecond, एंड विच इज इक्वल टू 10 की पावर में -12 seconds. एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ps. और इसके बाद एक और पढ़ लेते हैं, दैट इज 1 femtosecond. 1 femtosecond. तो अगर आपको इतने भी यूनिट्स याद हैं तो भी आपका काम बन जाएगा एग्जाम में. यहीं से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. 1 femtosecond इज इक्वल टू 10 की पावर -15 seconds. तो इस टेबल को ध्यान में रखना, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं fs से. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, 10 की पावर -12 सेकेंड. तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर 3, 6, 9, 12, 15 जो 3 का टेबल है उसी को फॉलो कर रहे हैं. 3 का गैप है यहाँ पे, और इनको 10 की पावर्स में माइनस के साथ डाला गया है. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बनता है. और इस चार्ट को आप ध्यान में रखेंगे तो आपके बाकी सारे क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व हो जाएंगे. और जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है यूनिट्स ऑफ टाइम से. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. विच स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग मेन फंक्शन इन C++? तो ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, और यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी गई है. फर्स्ट इज इट इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज इट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन. तो हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये मेन फंक्शन के रिगार्डिंग ठीक है या फिर नहीं है. ठीक है, तो देखो मेन फंक्शन आपने पढ़ा होगा C++ प्रोग्रामिंग में, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसको हर एक प्रोग्राम का हिस्सा होना होता है. हमारे प्रोग्राम में मिनिमम 1 फंक्शन तो ऑलवेज रिक्वायर्ड होता है, एंड दैट इज मेन. मतलब आप अगर चाहो तो कोई फंक्शन इंक्लूड करो या ना करो, वेदर प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड, बट मेन इज द important function which has to be included in all the programs. तो इसको इंक्लूड करना ही करना है. तो यहाँ पर जो आपका मेन फंक्शन है ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका फंक्शन है, और इसको हर एक प्रोग्राम का हिस्सा बनना है. बिकॉज कोई भी प्रोग्राम अगर हम चाहते हैं उसको रन करवाना, तो सबसे पहले जो आपका प्रोग्राम है वो कहाँ आता है? रैम में आता है. ठीक है, किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी .cpp जो फाइल आप लिखते हो C++ के प्रोग्राम की फाइल, उसको आपको रन करवाना है. तो रन करवाने के लिए उसको रैम में लाना पड़ेगा, और रैम में जैसे ही वो आता है तो रैम में सबसे पहला जो फंक्शन इन्वोक होता है दैट इज मेन फंक्शन. ठीक है, आपने पढ़ा होगा वॉइड मेन, इंट मेन. तो ये मेन फंक्शन है जहां से आपके पूरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है. दिस इज द इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम. तो यहाँ बोला गया है क्या ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है या फिर ये प्री डिफाइंड फंक्शन है? तो इसका जो आंसर है क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, इट इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन. ठीक है, जो मेन फंक्शन है ना ये पहले से बना बनाया नहीं होता. हर बार जो हमारा क्लाइंट है या फिर जो यूजर है वो अपने अकॉर्डिंग इसकी कोडिंग करता है, इसकी बॉडी को डिफाइन करता है. तो यूजर अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर स्टेटमेंट्स को लिखता है. हर बार ये क्वेश्चन डिपेंड, हर बार जो इसकी बॉडी है वो डिपेंड करती है यूजर की क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन से वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे और कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हमें लिखनी है. तो पहले से डिफाइंड नहीं है, इसकी डेफिनेशन पहले से हमारे कंपाइलर को नहीं पता होती है. यूजर इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता है. तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 1 ही ट्रू है. तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ओनली 1. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर. कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि मेन फंक्शन तो C++ का पहले से बना बनाया फंक्शन है और इसे हम प्री डिफाइंड लगा सकते हैं, लेकिन ये प्री डिफाइंड नहीं है. मेन फंक्शन इज द मैंडेटरी फंक्शन जिसको आपको इंक्लूड करना है, लेकिन ये यूजर अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करता है. आई होप आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे.
अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो यू कैन कमेंट डाउन योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। तो बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। डैश इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर पैकेज दैट कन्वर्ट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आपको पता है कि जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हो वो होती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उस लैंग्वेज को आपका कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता बिकॉज वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है। तो उस लैंग्वेज को समझने के लिए बीच में एक ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज को जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज एडिटर, ऑप्शन नंबर बी इज डीबगर, ऑप्शन नंबर सी इज इम्यूलेटर एंड ऑप्शन नंबर डी इज कंपाइलर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एक आपका होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। क्या बोलते हैं इसे? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो आपने 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़े होंगे, कौन कौन से? कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। आपने पढ़ा होगा इंटरप्रेटर, देन कंपाइलर एंड असेंबलर। तो ये 3 होते हैं हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इनकी वर्किंग के बारे में मैं आपको हल्का सा ब्रीफ कर देती हूँ। इंटरप्रेटर जो होता है वो भी आपके हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करते हैं हमारे प्रोग्राम को, लाइन बाय लाइन। और जैसे ही जिस भी लाइन पे एरर आ जाएगी वहीं पर एग्जीक्यूशन को रोक देगा जब तक यूजर उस लाइन की स्टेटमेंट के एरर को दूर ना कर दे, ये आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये पूरा कंप्लीट एक ही बारी में कर देता है, इन अ वन गो। एक ही कंप्लीट रन में ये पूरे को कंपाइल कर देता है। असेंबली लैंग्वेज के लिए यहाँ पे असेंबलर आएगा। असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज पे आने के लिए इसे हम बोलते हैं असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज से अगर हमें मशीन लैंग्वेज में आना है तो इसके लिए असेंबलर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज से किस में आना होता है? हमें आना है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? डी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन में कहा था कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज है जो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखो। ड्यू टू विच प्रॉपर्टी अ कंप्यूटर कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर एंड विदाउट ग्रम्बलिंग। तो किस गुण के कारण कंप्यूटर बिना किसी त्रुटि के घंटों तक काम कर सकता है और बिना किसी मतलब प्रॉब्लम के, त्रुटि के। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? आप जानते हैं कि कंप्यूटर में कभी भी फटीकनेस नहीं आती है। जैसे कोई भी पर्सन है अगर वो काम करता है फॉर मेनी आवर्स तो उसके बाद उसे रेस्ट की जरूरत पड़ती है, बट कंप्यूटर एक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो उसे कोई रेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है और वो विदाउट एनी एरर हमारा आंसर निकाल के दे सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे उस प्रॉपर्टी का नाम पूछा गया है। ऑप्शंस है डिलीजेंस, नो आईक्यू, स्पीड या फिर वर्सेटैलिटी। तो यहाँ पे जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा डिलीजेंस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि डिलीजेंस बोलते हैं उस प्रॉपर्टी को जब कंप्यूटर बिना थके घंटों तक काम करे विदाउट एनी एरर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इन बेस 7 इज 7777 एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इन बेस 8 इज 1111। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी कहाँ से आया हुआ है? नंबर सिस्टम से आया हुआ है। तो नंबर सिस्टम से आया हुआ सेकंड क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं। इससे पहले सी प्रोग्रामिंग के साथ हमने देखा था नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 क्या है? आप जानते हो बेस का मतलब क्या होता है? बेस बोलो या फिर रेडिक्स एक ही बात है, मैंने बताया था ऑलरेडी पहले आपको। अब देखो अगर हम बात करते हैं, आपने सुना होगा डेसिमल नंबर सिस्टम, इसके अलावा ऑक्टल नंबर सिस्टम, देन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो आपने डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम को देखा है, पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है? हमें पता होता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर बेस 10 लेते हैं, ऑक्टल में बेस क्या लेते हैं? 8, और हेक्साडेसिमल में बेस क्या लेते हैं? 16।
तो ये हमारे स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम है, लेकिन इसके अलावा बेस 4, बेस 5, बेस 7 ये नंबर सिस्टम भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है क्या, बेसिकली आपको बोला गया है कि अगर हम बेस 7 की बात करें तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो 7777 है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, और वो कंसेप्ट क्या है कि किसी भी नंबर सिस्टम की जो बेस होती है या फिर जो रेडिक्स होती है वो क्या दिखाता है, वो ये दिखाता है कि अगर किसी भी नंबर सिस्टम की बेस 10 है तो मतलब 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। सिमिलरली अगर ऑक्टल की बेस 8 है तो आप 0 से लेकर 7 तक के यहाँ पर नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आप काउंट करोगे 0 to 7 तो टोटल कितने होंगे, 8 ही होंगे। ठीक है, 16 का मतलब क्या है कि टोटल 16 नंबर्स हम यहाँ पे दिखा सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 15। और हालांकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, 0 to 9 करते हैं, उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 के लिए हम क्या करते हैं, अल्फाबेट का यूज करते हैं। 10 के लिए ए, 11 के लिए बी कैपिटल में, 12 के लिए सी, देन डी, देन ई एंड देन एफ। तो एफ हमारा 15 को रिप्रेजेंट करता है हेक्साडेसिमल में। अब यहाँ पर आपको आइडिया मिल गया है कि अगर हमारी जो बेस है, ठीक है, अगर मैं जर्नल लिखूं तो क्या होगा, बेस अगर हमारी क्या है, एन है, तो जो नंबर ऑफ डिजिट्स उस बेस के अंदर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसकी रेंज क्या होगी, उसकी जो रेंज होगी वो क्या बन जाएगी, 0 से लेकर n-1 तक की डिजिट्स हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हम बात करें 7 बेस की, तो 7 बेस के अंदर आपका जो हाईएस्ट नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, आप बताइए मुझे। 7 बेस के अंदर जो आपका हाईएस्ट नंबर बनेगा, अगर हम बात करें 7 बेस, तो इसका जो रेंज बनेगा वो क्या बनेगा, एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है, 7 है। तो इसका मतलब कि 0 से लेकर यहाँ पर हम 6 तक ही जा सकते हैं। काउंट करेंगे अगर हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 7 हो गए, 7 इज द बेस। तो मतलब हाईएस्ट डिजिट यहाँ पे 6 ही रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर आपको कोई 4 डिजिट का नंबर लिखना है बेस 7 में, 4 डिजिट का नंबर बेस 7 में, तो वो सिर्फ 6, 6, 6, 6 ही हो सकता है, बिकॉज इससे बड़ी डिजिट यहाँ पे अलाउड ही नहीं है। 6 इज द हाईएस्ट डिजिट जो यहाँ बेस 7 में अलाउड है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर तो ए हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब जो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 क्या होगी, रॉन्ग हो गई। अब स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है कि द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इन द बेस 8 इज 1111। तो आपको तो पता है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 0 होता है, और हर एक बेस में वही होता है। तो बेस 8 में क्या होता है, 0 to 7 होता है। इट मीन्स अगर मुझे कोई स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, दिस इज लार्जेस्ट, ठीक है, अगर हमें कोई स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है किसमें, बेस 8 में, बेस 8 में, तो वो क्या होगा, आपको पता है स्मॉलेस्ट डिजिट जो बेस 8 में रिप्रेजेंट होती है दैट इज 0। तो 4 डिजिट के अंदर 0, 0, 0, 0, दिस विल बी द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इन द बेस 8। इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो गई हमारी, रॉन्ग हो गई है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नॉर 2। ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड, कोई भी स्टेटमेंट हमारे ठीक नहीं है। क्वेश्चन में कहा था कि हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, करेक्ट कौन सी है, तो दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। डैश इज यूज्ड फॉर मैनेजमेंट, कॉमा, मेंटेनेंस एंड रिट्रीवल ऑफ द डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। अगर आपने एक एंटिटी से जुड़ी सारी बातें एक जगह पे स्टोर्ड कर रखी है तो उसे बोलेंगे डेटाबेस। अब यहाँ बोला गया है कि इनमें से किसका इस्तेमाल करके हम डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड डेटा को मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं। मतलब उसे बाद में हम उसमें से कोई वैल्यू को निकाल भी सकते हैं, कुछ भी उसके ऊपर क्वेरी लगा के वैल्यू को रिट्रीव किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी इज ऑपरेटिंग सिस्टम, या ऑप्शन नंबर डी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। डेटाबेस में अगर आपको कुछ भी मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए एक
स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं DBMS, जो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। किसमें? बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बोल सकते हैं हम, किसमें? कंप्यूटर साइंस के अंदर। DBMS के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं इस वाले एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ पॉपुलर DBMS के एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर ओरेकल आपने देखा होगा। ओरेकल क्या है? आपका DBMS का सॉफ्टवेयर है, एग्जाम्पल है। देन माई सीक्वल या माई एसक्यूएल भी कहते हैं इसके, किसे? इसके अलावा बहुत सारे होते हैं जो DBMS हैं, ठीक है। और एक चीज और आपसे पूछ सकते हैं, आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, ये क्वेश्चन का आंसर देना कि DBMS किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। मतलब क्या ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या फिर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या फिर ये कोई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इन तीन ऑप्शन में से इसका आंसर क्या होगा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। तो इनका आंसर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किस कैटेगरी के अंदर सॉफ्टवेयर माना जाता है, ठीक है। आई होप आप आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यूज ऑफ द एट्रीब्यूट्स इन अ डेटाबेस डिस्क्राइब द पर्टिकुलर डैश। तो यहाँ पे ऑप्शंस है एंटिटी, टपल, फील्ड या फिर व्यू। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि किसी भी डेटाबेस के जो एट्रीब्यूट होते हैं वो किसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं बेसिकली। तो आपने देखा होगा कि DBMS के अंदर, ये अगेन जो क्वेश्चन है वो कहाँ से है? DBMS में। DBMS के अंदर जो टेबल होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं स्टूडेंट टेबल की, ठीक है, स्टूडेंट टेबल की, तो यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं? एट्रीब्यूट होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली उसकी प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है? उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट क्या है? एक एंटिटी है। तो एक एंटिटी क्या होती है? एक रियल लाइफ में एग्जिस्ट करने वाली थिंग होती है। तो यहाँ पर थिंग या पर्सन कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं स्टूडेंट की, तो एंटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल में, और जो भी इसके एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे मान लो स्टूडेंट के पास क्या होगा? रोल नंबर होगा, तो रोल नंबर आ जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट के पास क्या होगा? एक नेम होगा। इसके अलावा स्टूडेंट की एक एज होगी, स्टूडेंट के पास कुछ सब्जेक्ट्स होंगे। तो ये सब क्या है? इस स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ प्रॉपर्टी है, तो इन्हें बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे बोला गया था कि जो किसी भी डेटाबेस के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं वो क्या डिस्क्राइब करते हैं? तो वो बेसिकली किसी एंटिटी की वैल्यूज को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, एंटिटी। अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि एट्रीब्यूट्स को हम एक और नाम से जानते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स को हम एक और नाम से बुलाते हैं, वो क्या है? और साथ ही साथ जो आपकी रोज होती है, रोज, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कहाँ देंगे? अगेन कमेंट सेक्शन में आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, जो इस क्लास का आज लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अगेन सी प्रोग्रामिंग से है। विच इनबिल्ट फंक्शन इन सी इज यूज्ड टू रीड स्ट्रिंग फ्रॉम सिस्टम कंसोल। अगर हमें किसी स्ट्रिंग को इनपुट करवाना है यूजर से, तो कौन सा इनबिल्ट फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, कौन सा प्री डिफाइंड फंक्शन हम यूज कर सकते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं गेट कैर, गेट ची, पुट्स एंड गेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर बनेगा, देखो यहाँ पे तो कैर है, तो कैर तो आपके करेक्टर्स के लिए होते हैं ना। करेक्टर्स को अगर आपको रीड करवाना है तो उसके लिए गेट कैर या फिर गेट ची हम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग की, और स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स, और इसे हम हमेशा डबल कोट्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो आपने लिखा स्कूल, तो स्कूल क्या है? एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लिखते हो सिर्फ एस, तो सिंगल कोट में अगर आप सिर्फ एक ही लिखते हो करेक्टर, तो उसे बोलते हैं करेक्टर। एक ही सिंबल लिखते हो अगर आप सिंगल कोट में, उसे बोलते हैं करेक्टर। लेकिन आप अगर मल्टीपल करेक्टर्स को एक साथ लिखते हो डबल कोट्स में, तो इसे बोलते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। ये क्या है? स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को अगर आपको रीड करना है कंसोल से, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? क्या यूज करेंगे बताओ? रीड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं सी गेट्स फंक्शन का। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सी गेट्स फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं हम
किसी भी स्ट्रिंग को रीड करने के लिए, और अगर राइट करवाना है तो पुट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल ठीक है। कई बुक में आपको गेट्स देखने को मिल जाएगा, तो गेट्स भी इसका आंसर हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको इस सीरीज के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 10, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए गए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन से। अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट को रख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और ये आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए जो भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है उन सब के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।